नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप साहड़, व्याख्याता भौतिक विज्ञान के टॉपिकों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम एक नए टॉपिक को लेके आए हैं। आज हम टॉपिक का प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर ताप के क्या प्रभाव पड़ते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि अब तक भेजे गए वीडियोज़ आपको पसंद आए होंगे और आप निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी किए हुए हैं। तो इसी उम्मीद से एक नए उत्साह के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हमारे YouTube चैनल फिजिक्स पिनाकल सहारण सर पर प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रतिरोध किसी चालक तार में प्रवाहित धारा के मार्ग को अवरुद्ध करे, उसको हम प्रतिरोध कहते हैं, जबकि प्रतिरोधकता उस पदार्थ का गुण है जो उसका विरोध करती है। यह देखा गया है कि ताप परिवर्तन करने पर धातु या मिश्र धातु या अर्धचालक के प्रतिरोधकता एक समान परिवर्तित नहीं होती। यानी जब भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की जाती है और भिन्न भिन्न पदार्थों पर ताप के क्या क्या प्रभाव हैं, बाकी सब डायमेंशन को कांस्टेंट रखा गया। केवल एक ही फैक्टर जिसका को हम ताप कहेंगे, जब ताप को परिवर्तित किया गया तो यह देखा गया कि प्रत्येक पदार्थ का अपना अलग बिहेवियर है, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला हमारा धात्विक चालक पर ताप का प्रभाव, यानी धात्विक चालक की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। जैसे हमने जब प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के रिलेशन की बात करते हैं तो उस समय हमने पाया कि प्रतिरोध जो हमारा था R = ρL/A, और ये जो हमने रो जिसको हम बोल रहे हैं प्रतिरोधकता, तो इसका संबंध जो था वो ये था कि ρ m/n²τ। यहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, n एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन कौन से? यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। जब भी मैं इलेक्ट्रॉन शब्द का प्रयोग करूँ तो आपको ये समझना है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसका मान 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। और ये जो टाउ है, दैट इज़ रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम विश्रांति काल कहते हैं। ये सब चीज़ें हमने इस रिलेशन को ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस रिलेशन में अगर आप देखें कि m और E दो ऐसे कांस्टेंट हैं, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जिसकी वैल्यू 9.1 × 10⁻31 kg होती है, दैट इज़ फिक्स वैल्यू। और E यहाँ पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम, दिस इज़ आल्सो कांस्टेंट। यानी ये दोनों के दोनों मान पूर्णतः नियत हैं, पूर्णतः अंक हैं, इसलिए इन पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात ये ताप परिवर्तन के कारण इनके मान स्थिर रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो चालकों में या धातुओं में एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ताप पर निर्भर नहीं करती। तो हमने ऊपर वाले रिलेशन में देख लिया कि तीन चीज़ें हमारी कांस्टेंट हैं, m, n और E। तो एक ही फैक्टर बचता है जिसको हमने इस रूप से ले लिया कि रो व्युत्क्रमानुपाती है टाउ। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया। अब इस फैक्टर के जो हमारा विश्रांति काल है, रिलैक्सेशन टाइम है, दैट इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। ये ताप परिवर्तन के कारण प्रभावित होगा ही होगा। और वो कैसे होगा, बढ़ेगा या घटेगा, वो चीज़ की हम चर्चा यहाँ कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब ताप में वृद्धि की जाएगी यानी ताप को बढ़ाया जाएगा तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। अगर आप मोटे तौर पर देख लें, इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें कि ताप बढ़ने से मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, सिंपल भाषा में। क्योंकि हम 11th में एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, ऊर्जा समविभाजन नियम, और उसके अनुसार E = ½ kBT था। ये T ताप है और ये E ऊर्जा है। तो ऊर्जा पर ताप का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे आप ताप को बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी ऊर्जा के मान में परिवर्तन होगा, वृद्धि होगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी
तो गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब है कि उसके वेग में बढ़ोतरी होगी, उसके वेग में वृद्धि होगी, उसकी चाल में वृद्धि होगी। इसलिए जब चाल में वृद्धि होगी तो उसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगने वाले समय का मान कम हो जाएगा। अल्टीमेट स्वाभाविक सी बात है कि अगर स्पीड बढ़ती है तो समय का मान कम हो जाएगा उनके, जिसको हम माध्य मुक्त पथ बोल सकते हैं, रूट मीन स्पीड डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ मैं उसको दूसरे तरीके से समझा सकता हूँ कि जब ताप में वृद्धि की जाती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की तापीय ऊर्जा बढ़ेगी, जो स्वाभाविक सी बात है, जिससे इलेक्ट्रॉन के दोलन का आयाम भी बढ़ जाएगा। दोलन का आयाम का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन टू एंड फ्रो अप डाउन मोशन करते हैं। जैसे ये मीन पोजीशन हो, इसके इधर कितनी दूरी जाएंगे, इधर कितनी दूरी जाएंगे, यानी जो साम्य अवस्था होती है उसके दोनों तरफ इनके कंपन का आयाम बढ़ जाता है, उसका जो दूरी है वो बढ़ जाएगी, और जिससे विश्रांति काल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि पहले वो कम दूरी तक तय कर रहे थे, उनकी ऊर्जा कम थी, अब ऊर्जा ज़्यादा होगी तो अब उनका विश्रांति काल अल्टीमेट बढ़ जाएगा। और जैसे ही विश्रांति काल घट जाएगा, जैसे ही विश्रांति काल घटेगा तो समीकरण 1 से आप देख सकते हो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि धात्विक चालकों के लिए ताप का मान बढ़ने पर प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है, और प्रतिरोधकता का मान जब बढ़ता है तो उसका ताप के साथ एक सरल रेखीय संबंध होता है। कुछ ताप पर वो सरल रेखीय होता है, उसके बाद वो थोड़ा सा वेरी करता है, और उसको हम इस इक्वेशन के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं कि रो इज इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। देखिए यहाँ रो नोट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर उस पदार्थ की या उस चालक तार की प्रतिरोधकता। रो क्या है कि किसी टी ताप पर प्रतिरोधकता, यहाँ टी क्या है, ताप है, और अल्फा क्या है, यहाँ पर अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है, यानी कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कह सकते हैं इसको, प्रतिरोध ताप गुणांक है। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आधार पर न्यूमेरिकल बनते हैं कि आपका ताप दे रखा हो कि इतने ताप पर इसकी प्रतिरोधकता इतनी थी, इतने पे इतनी थी, तो कोई भी मान निकालना, अल्फा भी निकालना आ सकता है, इसमें रो भी निकालना आ सकता है, आपका टी निकालना भी आ सकता है। उस क्वेश्चन को मैं लास्ट में एक चर्चा करूँगा। तो यहाँ हमारा जो भौतिक रूप से देखा जाए और व्यवहारिक रूप से भी देखें तो हमने पाया कि जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता है चालकों के लिए तो उसकी प्रतिरोधकता का मान अल्टीमेट बढ़ जाता है। अगर प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो ये बात ध्यान रखें कि उसकी चालकता कम हो जाएगी, इस बात को नोट करें। तो कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि ताप वृद्धि का चालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दिमाग में ये बात भी रखनी है कि प्रतिरोधकता शब्द नहीं यूज करके वो आपको चालकता यानी कंडक्टिविटी शब्द यूज कर सकता है। तो प्रतिरोधकता और चालकता दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर ताप बढ़ने से प्रतिरोधकता बढ़ती है तो चालकता घट जाएगी। अब हम इसका प्रभाव अर्धचालकों पे भी देख लेते हैं। समीकरण वही है, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ। इसमें पूर्ण रूप से 2 स्थिरांक हैं, 2 नियतांक हैं, 2 कांस्टेंट हैं, वो है एक तो m और एक e, एक तो m और एक e। ये 2 ऐसे अंक हैं जिन पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये मान नियत रहते हैं। परंतु जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे अर्धचालकों के बीच में क्या होते हैं, संयोजी आबंध होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ये ध्यान रखना कि अर्धचालकों में कौन से बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवलेंट यानी संयोजी बॉन्ड होते हैं। संयोजी आबंध कौन से होते हैं कि इसमें 2 अगर पदार्थ हैं ए और बी जुड़े हुए हैं तो ये दोनों के दोनों अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करेंगे और दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होंगे। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन साझा करना पड़ेगा और फिर आबंध बनेगा। तो ये इसमें ध्यान रखने की बात है। तो हम जैसे ही ताप में वृद्धि करना चाहेंगे तो जैसे ही ताप में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि विश्रांति काल पर तो प्रभाव पड़ेगा, साथ साथ एन पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब ताप में वृद्धि करते हैं तो ये कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, और जब ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकअप होंगे तो आपका पेयर बनेगा आवेश वाहकों का, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और जो खाली जगह बचेगी जिसको हम होल बोलते हैं,
ये दोनों विपरीत प्रकृति के होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, होल पे धन आवेश होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ इनको हम बहुत गहराई से पढ़ेंगे। लेकिन आप ये बात ध्यान रखें कि जब भी आप ताप में वृद्धि करते हैं तो एक आभन टूटेगा जिसको हम संयोजी आबंध बोलते हैं, और जब आभन टूटेगा तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के चला जाएगा। जो पीछे खाली जगह बचेगी, जो एक कैविटी बचेगी, एक खाली जगह बचेगी जो धनावेशित है, उसको हम कहेंगे होल। और इस बात को भी दिमाग में रखें कि अर्धचालकों में आवेश वाहक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही होते हैं। बस अंतर इतना है कि दोनों के प्रवाह की दिशा, जो अनुगमन वेग की दिशा है, वो परस्पर विपरीत होती है, लेकिन दोनों के दोनों धारा में सहयोग करते हैं। ये बात आप दिमाग में बैठा लें कि दोनों के दोनों आवेश वाहकों का काम करेंगे, ये धारा प्रवाह के लिए सहयोगी हैं। अब जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, अर्धचालकों में संयोजी आबंध के टूटने की संख्या भी बढ़ जाएगी, यानी ज़्यादा संख्या में आवेश टूटेंगे, आबंध टूटेंगे। और जैसे जैसे ज़्यादा संख्या में आबंध टूटेंगे तो आप इस बात को भी कन्फर्म कर लें कि जितनी ज़्यादा संख्या में आबंध टूटते हैं उतनी ज़्यादा में मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल उत्पन्न होंगे। और मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बढ़ने का सीधा सा अर्थ यही है कि आपके आवेश वाहकों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। और हम समीकरण 1 से जानते हैं कि रो व्युत्क्रमानुपाती n, अगर n की संख्या बढ़ जाती है तो प्रतिरोधकता का मान अल्टीमेट घट जाएगा। तो हम एक ये फैक्टर देख सकते हैं, इस एंगल से ये सोच सकते हैं कि जैसे ही हम ताप में वृद्धि करेंगे तो आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाएगी, और आवेश वाहकों की संख्या जब तेज़ी से बढ़ जाएगी तो उस पदार्थ की प्रतिरोधकता घट जाएगी, अर्थात उसकी चालकता बढ़ जाएगी। लेकिन इसका दूसरा प्रभाव भी पड़ता है। ताप बढ़ने पर हमने देखा था विश्रांति काल का मान कम हो जाता है, जो ऊपर भी देखा था हमने कि उनकी गति, तापीय ऊर्जा बढ़ेगी, तापीय ऊर्जा बढ़ेगी तो आवेश वाहकों के दोलन का आयाम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से विश्रांति काल कम हो जाता है, अल्टीमेट उनकी स्पीड बढ़ती। तो ये विश्रांति काल कम होने से प्रतिरोधकता बढ़ रही है। तो यहाँ हमारे पास देखा गया तो दो घटक काम कर रहे हैं, एक समीकरण 2 वाला काम करता है, एक समीकरण 3 वाला। समीकरण 2 वाले घटक में ये देखा गया कि जब ताप बढ़ता है तो आवेश वाहकों की संख्या बढ़ती है, जिससे प्रतिरोधकता का मान कम होता है, यानी ये प्रतिरोधकता को कम करता है। यहाँ हमने देखा कि जब ताप बढ़ता है तो विश्रांति काल बढ़ता है, जिससे प्रतिरोधकता का मान क्या हो रहा है, विश्रांति काल घटता है, विश्रांति काल में कमी आ जाएगी, और विश्रांति काल में कमी आएगी, प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाएगा। यानी एक ही फॉर्मूले में एक ही घटक के परिवर्तन से, जैसे ताप के परिवर्तन से हमारे दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, और दो तरह की प्रक्रियाएं इस प्रकार होती हैं कि एक प्रतिरोधकता को बढ़ाता है और दूसरा प्रतिरोधकता को घटाता है। अब हमें इनका तुलनात्मक अध्ययन देखना पड़ेगा, और तुलनात्मक अध्ययन में हमें ये देखना है कि कौन ज़्यादा प्रभावी है, और जो ज़्यादा प्रभावी होगा स्वाभाविक सी बात है कि परिणामी मान उसके अनुकूल ही होगा। तो यहाँ समीकरण और 2 और 3 से देखा गया कि एक घटक के कारण प्रतिरोधकता घटती है और दूसरे के कारण बढ़ती है। परिणामी रूप से ये देखा गया कि समीकरण 2 का प्रभाव ज़्यादा होता है, यानी दैट इज डोमिनेटेड फैक्टर, ये डोमिनेट करेगा। यानी जब ताप बढ़ता है तो विश्रांति काल में इतनी कमी नहीं होती जितनी ज़्यादा तेजी से आवेश वाहकों की संख्या बढ़ती है। तो इसका मतलब ताप में जब हम वृद्धि करेंगे तो विश्रांति काल एक निश्चित सीमा तक कम हो पाता है, जबकि उसकी तुलना में आवेश वाहकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। और जब आवेश वाहकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ेगी तो इसका मतलब ये फैक्टर डोमिनेट करेगा, और जब ये फैक्टर डोमिनेट करेगा तो इसका मतलब इस परिणामी रूप से इसी का प्रभाव ज़्यादा होगा, और परिणामी रूप से प्रतिरोधकता का मान ताप बढ़ाने पर घटता है, और ये चरघातांकी रूप से कम होता है। और चरघातांकी रूप का मतलब ये होता है कि ये e की पावर में इसके मान में कमी आ जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे रो जीरो आपको पता ही है, 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोधकता है पदार्थ की। यहाँ Eg क्या है, Eg ये हम जब इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ भी देखेंगे, इसको ऊर्जा अंतराल बोलते हैं, क्योंकि जब हम अर्धचालक के अंदर की बात करेंगे तो इसमें दो तरह के ऊर्जा बैंड बनते हैं, एक को बोलते हैं हम चालन बैंड और एक को बोलते हैं हम संयोजी बैंड।
तो उन दोनों ऊर्जा बैंडों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। यहाँ इसको याद रखेंगे कि ये ऊर्जा अंतराल है। के क्या है यहाँ पर? बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, जो हमने पिछले साल देखा था, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। और टी यहाँ पर ताप है। तो हम मुख्य रूप से ये बात समझ रहे हैं कि अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है, अर्थात चालकता बढ़ती है, और उसका मान चरघातांकी रूप से परिवर्तित होता है। अब हम बात करना चाहेंगे कि प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, जैसे प्रतिरोधकता पर प्रभाव थे, वैसे के वैसे प्रतिरोध पर भी प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी तार का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है कि R = ρL/A, यानी रो यहाँ प्रतिरोधकता है, L यहाँ चालक तार की लंबाई है, A यहाँ पर चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो अगर हम ताप में वृद्धि करते हैं तो चालक तार के आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात चालक तार की लंबाई और चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। और जब कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता तो हम ये कह सकते हैं कि इतनी ताप वृद्धि में L और A के मान नियत रहते हैं। तो प्रतिरोध केवल और केवल प्रतिरोधकता पर निर्भर करेगा, L और A पर निर्भर नहीं करेगा। और हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि रो का मान बढ़ने पर R का मान बढ़ेगा, और रो का मान कम होगा तो R का मान कम हो जाएगा। परंतु हम ऑलरेडी ऊपर ये चीज़ देख चुके हैं कि चालकों के लिए रो टी = ρ0 × 1 + α_t। रो टी क्या था? टी ताप पर उस पदार्थ की प्रतिरोधकता। और रो नोट क्या था? 0 डिग्री सेल्सियस पर, मैंने ये लिख रखा है, T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध RT, 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर R0 है तो दोनों का हम ऐसे रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए, मैं आपको दोनों रेशियो निकाल के दिखा देता हूँ कि हम जानते हैं कि T ताप पर रो टी = ρ0 1 + α_t है। और किसी 0 डिग्री पर निकालना चाहें तो ρ0 से डिवाइड कर दो, ये वाला इधर आ जाएगा। तो हम ये पाएंगे कि RT/R0 = ρT/ρ0। और समीकरण 1 से ये मान रखो, ये समीकरण 1 है, इससे यहाँ उठा के मान रखो रो टी का। जैसे ही रखोगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ रो टी का मान रख के देखो, ρ0 × 1 + α_t अपॉन ρ0, ρ0 से ρ0 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 + α_t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो RT = R0, R यहाँ पर रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, तो R0 × 1 + α_t। अगर इसको रीअरेंज करना चाहें, नीचे वाला फॉर्मूला बनाना चाहें तो नीचे वाला बन जाएगा, ये बन गया RT = R0 प्लस अंदर गुणा कर लें R0 α_t। इस R0 को उधर उठा के लाओ, RT - R0 = R0 α_t। आपको R0 और T को इसके नीचे लेके चले जाओ तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो जब भी आपको अल्फ़ा निकालना हो तो इस इक्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल से आपको समझा देता हूँ। आप अगर पेपर उठा के देखेंगे 2019 RBSC की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया है, और अगर आप आपकी RBSC की बुक देखेंगे तो उसको में एग्जाम्पल नंबर शायद 7 या 8 नंबर का कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में और RBSC के एग्ज़ाम में हल्का सा डिफरेंस था कि आपकी बुक में शायद 2 टाइम पूछा हुआ है और RBSC में 3 टाइम है, कुछ ऐसा कोई डिफरेंस है, लेकिन दोनों एक जैसे हैं। ये क्या कहता है कि किसी चालक तार, क्वेश्चन को समझें कि किसी चालक की बात करता है ये, किसी चालक तार का T ताप पर प्रतिरोध इसके शून्य ताप के प्रतिरोध से 3 गुना है। क्या कहता है कि किसी चालक तार का किसी T ताप पर प्रतिरोध यानी RT का मान जो है, RT का मान है वो 3 गुना है R0 से, ये दिया हुआ है। और उस चालक तार का अल्फ़ा का मान उसने दे दिया 0.0004 डिग्री यानी केल्विन इनवर्स। वो कहता है कि उसके लिए आप T का मान निकालिए कि वह ताप कौन सा होगा। तो आपको ये गिवन है, ये सारी चीज़ें इस इक्वेशन में रख दूंगा मैं, रखो और मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। RT का मान कितना दे रखा है? RT का मान है 3R0, इधर R0 है,
1 प्लस अल्फ़ा टी, R0 से R0 कट जाएगा तो ये बच गया 3 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा टी। इसको इधर लेके जाओ तो 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा टी, और टी निकालना था 2 अपॉन अल्फ़ा। 2 ऐसे कैसा, और अल्फ़ा का मान आपको दे रखा था 0.0004, तो पॉइंट हटा दो, 1 2 3 3 1 2 3 4 जीरो चले जाएंगे, 4 से काटोगे तो 5000 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। इसको पूरा देखें, पूरा समझें, और अगर फिर भी किसी को कोई बात समझ में नहीं आए तो अपनी समस्या आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराऊंगा। हाथों हाथ उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो कुछ समय के बाद उपलब्ध कराऊंगा, और आप पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।